जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं लद्दाख में बढ़ रहे विवाद से भारत चीन संबंध काफ़ी खराब हो गया है और भारत चीन पर कई सारे स्टेप्स भी लिया है। अब भारत तिब्बत के जरिए चीन की वन चाइना पॉलिसी की रिव्यू करना शुरू कर दिया है, जो कि सही बात है। मेरे हिसाब से भारत को शुरू से ही वन चाइना पॉलिसी को मानना नहीं चाहिए था, क्योंकि जब चीन भारत चीन सीमा को इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं मानता है, लद्दाख में अक्साई चीन एरिया को तो चीन 1962 में ही ले चुका है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश पे हमेशा तनाव को बढ़ाता है। चीन तो अरुणाचल प्रदेश को इंडिया का हिस्सा ही नहीं मानता है। इसके साथ पीओके में चीन पाकिस्तान का साथ दे रहा है, तो फिर हम क्यों चीन की वन चाइना पॉलिसी को माने। चलिए, लेट से सही काम अब हो रहा है। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे अब भारत चीन के खिलाफ तिब्बत कार्ड को यूज कर रहा है, कैसे चीन तिब्बत पर कब्जा किया, क्या भारत तिब्बत के लोगों के सपोर्ट करने से चीन को ज़्यादा मुश्किल होगा या कुछ नहीं होगा, भारत ने तिब्बत पर क्या बड़ी भूल किया था। ये सब सवालों की जवाब जानने के लिए आप आखिर तक देखते रहिए और जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर करना मत भूलिए। पहले जानते हैं कैसे भारत अपनी तिब्बत नीति को बदलाव कर रहा है। 30 अगस्त को लद्दाख के प्यांगंग झील के दक्षिण तट से लगे इलाके में भारत के स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के कंपनी लीडर निमा तेंजिन की मौत हो गई थी। 2 दिन पहले उनके अंतिम संस्कार में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव जी भी शामिल हुए। राम माधव अंतिम संस्कार के बाद इस मुद्दे पर कई ट्वीट किए थे, लेकिन बाद में वो डिलीट कर दिए। राम माधव ने ट्वीट में सैनिकों को तिब्बती बताया था, फिर भारत तिब्बत सीमा शब्द का इस्तेमाल किया था। इसके बाद चीन को मिर्ची लगी और वो ग्लोबल टाइम्स के जरिए भारत को धमकी दी। चीन ने कहा तिब्बत कार्ड खेलने पर भारत को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। रिपोर्ट में एक एक्सपर्ट के हवाले से यह तक कहा गया है कि यदि भारत सीमा के मुद्दों पर तिब्बत का समर्थन करेगा तो चीन पूर्वोत्तर भारत में भी विद्रोहियों का समर्थन कर सकता है। अरुणाचल प्रदेश पर चीन का ताजा बयान भी इस ओर इशारा करता है। अगर भारत तिब्बत कार्ड खेलेगा तो चीन उत्तर पूर्व भारत का कार्ड खेल सकता है। देखिए, मेरे हिसाब से भारत को चीन की धमकी को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, क्योंकि भारत चाहे चीन को दोस्त माने या फिर दुश्मन, चीन कभी भी भारत विरोधी काम को नहीं रोकेगा। तो फिर हम पीछे क्यों हटे? क्या ये बात किसी से छुपी है? नॉर्थ ईस्ट में जितना विद्रोह चल रहा था और नक्सल मूवमेंट को चीन फंड कर रहा है, अब भी चीन चाहता है नॉर्थ ईस्ट में और विद्रोह भड़के। इसलिए अब भारत के ऊपर डिपेंड करता है वो चीन के खिलाफ लड़ेगा या फिर चुप रह के आहिस्ता आहिस्ता अपनी बर्बादी की ओर जाएगा। अब आते हैं तिब्बत के ऊपर, जानते हैं कैसे तिब्बत पर चीन ने कब्जा किया है। मुख्यतः बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के इस सुदूर इलाके को संसार की छत के नाम से भी जाना जाता है। चीन में तिब्बत का दर्जा एक स्वायत्त शासी क्षेत्र के तौर पर है। चीन का कहना है इस इलाके पर सदियों से उसकी संप्रभुता रही है, जबकि बहुत से तिब्बती लोग अपनी वफादारी अपने निर्वासित आध्यात्मिक नेता दलाई लामा के प्रति रखते हैं। दलाई लामा को उनके अनुयायी एक जीवित ईश्वर के तौर पर देखते हैं, तो चीन उन्हें एक अलगाववादी खतरा मानता है। तिब्बत का इतिहास बेहद उथल पुथल भरा रहा है। कभी वो एक खुद मुख्तार इलाके के तौर पर रहा, तो कभी मंगोलिया और कभी चीन के ताकतवर राजवंशों ने उस पर हुकूमत की। लेकिन साल 1950 में चीन ने इस इलाके पर अपना झंडा लहराने के लिए हजारों की संख्या में सैनिक भेज दिए। तिब्बत के कुछ इलाके को स्वायत्त शासी क्षेत्र में बदल दिया गया और बाकी इलाके को उससे लगने वाली चीनी प्रांतों में मिला दिया गया। लेकिन साल 1959 में चीन के खिलाफ हुए नाकाम विद्रोह के बाद दलाई लामा को तिब्बत छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी, जहां उन्होंने निर्वासित सरकार का गठन किया। 60 और 70 के दशक में चीन की सांस्कृतिक क्रांति के दौरान तिब्बत के ज्यादातर बौद्ध विहारों को नष्ट कर दिया गया। माना जाता है दमन और सैनिक शासन के दौरान 1000 तिब्बतियों की जान गई थी। अब जानते हैं चीन और तिब्बत के बीच विवाद कब शुरू हुआ। चीन और तिब्बत के बीच विवाद तिब्बत की कानूनी स्थिति को लेकर है। चीन कहता है तिब्बत 13वीं सेंचुरी के मध्य से चीन का हिस्सा रहा है, लेकिन तिब्बतियों का कहना है तिब्बत कई सेंचुरी तक एक स्वतंत्र राज्य था और चीन का उस पर निरंतर अधिकार नहीं रहा। मंगोल राजा कुबलई खान ने युआन राजवंश की स्थापना की थी। फिर 17वीं सेंचुरी में चीन के चिंग राजवंश के तिब्बत के साथ संबंध बने। 260 साल के रिश्तों के बाद चिंग सेना ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया, लेकिन 3 साल के भीतर ही उसे तिब्बतियों ने खदेड़ दिया और 1912 में 13वें दलाई लामा ने तिब्बत की स्वतंत्रता घोषणा की। फिर 1951 में चीनी सेना ने एक बार फिर तिब्बत पर नियंत्रण कर लिया और तिब्बत के एक शिष्टमंडल से एक संधि पर हस्ताक्षर करा लिए, जिसके अधीन तिब्बत की प्रभुसत्ता चीन को सौंप दी गई। ल्हासा तिब्बत की राजधानी है। ये अरुणाचल प्रदेश से कुछ 100 किलोमीटर दूरी पर है। जब 1949 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया तो उसे बाहरी दुनिया से बिल्कुल काट दिया गया।
फिर तिब्बत का चीनीकरण शुरू हुआ और तिब्बत की भाषा, संस्कृति, धर्म और परंपरा सबको निशाना बनाया गया। तिब्बत में चीनी सेना तैनात कर दी गई। राजनीतिक शासन में दखल किया गया, जिसकी वजह से तिब्बत के नेता दलाई लामा को भागकर भारत की शरण लेनी पड़ी और तभी से वे तिब्बत की स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन भारत ने भी तिब्बत को लेकर गलती किया है। जब शुरू में चीन तिब्बत पर कब्जा कर रहा था, नेहरू जी सोते रहे और चीन की वन चाइना पॉलिसी को मान्यता दे दी। वन चाइना पॉलिसी चीन 1949 में लाया था। देखिए, चीन कई सारे देश पर कब्जा करके इतना बड़ा देश बना है, इसलिए चीन ये पॉलिसी को लाया था ताकि पूरा दुनिया उसके कब्जे वाले इलाके पर कोई सवाल ना उठाए, नहीं तो वो देश चीन का दुश्मन होगा। देखिए, तिब्बत का महत्व हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से भी कुछ कम नहीं है। भगवान शंकर का वासस्थान कैलाश मानसरोवर तिब्बत में, हिंदुओं के लिए ये जगह कितना पवित्र और जरूरी है ये आप सब जानते हैं। हमारे धर्मशास्त्र के हिसाब से इंसानों की शुरुआत तिब्बत से हुई थी, लेकिन चीन आज हमारा पवित्र स्थान के पास मिसाइल तैनात किया है, लेकिन हम आज चुप है। कैलाश मानसरोवर क्या हमारे लिए अयोध्या, मथुरा जैसी जरूरी और पवित्र जगह नहीं है? चीन इतना बड़ा शर्मनाक काम करने के बावजूद देश के कई गद्दार चीनी प्रेमी है। छोड़िए, देखिए, तब नेहरू जी को सेना भेजकर तिब्बत के कई सारे इलाके को कंट्रोल में लेना चाहिए था, ताकि भारत और चीन के बीच तिब्बत का कुछ एरिया रहता जहां तिब्बत के लोग भी आराम से रहते और चीन की सेना आज हमारे सीमा के पास भी नहीं होता। लेकिन जो आदमी 1962 में एक तरह से इंडिया को चीन से जानबूझकर हराया, उनसे हम क्या उम्मीद रख सकते हैं? नेहरू जी के बारे में मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, वीडियो के लिंक नीचे है, आप क्लिक करके देख सकते हो। अब आते हैं दूसरी गलती की तरफ। दूसरी गलती की है अटल बिहारी वाजपेयी। साल 2003 के जून महीने में भारत ने यह आधिकारिक रूप से मान लिया था कि तिब्बत चीन का हिस्सा है। चीन के राष्ट्रपति जियांग जेमिन के साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मुलाकात के बाद भारत ने पहली बार तिब्बत को चीन का अंग मान लिया। हालांकि तब यह कहा गया कि यह मान्यता औपचारिक है। तब इस कदम को यूं देखा गया कि चीन ने भी सिक्किम को भारत के हिस्से के रूप में स्वीकार कर लिया है, लेकिन तब चीन अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं माना था। अब आते हैं मेन सवाल की तरफ, क्या भारत तिब्बत को चीन से आज़ाद करा सकता है? देखिए, मिलिट्री ऑप्शन से आज़ाद करना नामुमकिन है। ये काम आज से 40-50 साल पहले हो सकता था। अब चीन की ताकत तिब्बत में बढ़ चुका है। भारत तिब्बत के लिए इतना बड़ा जंग नहीं कर सकता है। भारत क्या, दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं करेगा। आप देखो, तिब्बत इतना बड़ा एरिया है, लोग सिर्फ रह रहे हैं 30 लाख। अगर 2-3 करोड़ लोग रहते ताइवान की तरह, तो आसानी से चीन के खिलाफ विद्रोह किया जा सकता था। इसलिए तिब्बत को फ्री करने के लिए हम सोवियत यूनियन की तरह चीन को तोड़ने की कोशिश करना चाहिए। और अब चीन जिस तरह से हरकत कर रहा है, चीन अपनी बर्बादी की ओर तेजी से जा रहा है। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। ये वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके साथ आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे है। दोस्तों, रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।